पाकिस्तानी छात्रों ने गाया भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। इमरान खान की सेहत पर पाकिस्तान में बवाल। चीन के इनविजिबल हंटर से खौफ में दुनिया। ईरान ने अमेरिकी प्रस्ताव को किया खारिज। शेख हसीना को वापस भेजो, बीएनपी की मांग। दुबई के पोर्ट किंग का गंदा सच लीक। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक छात्र जिब्रान रियाज ने भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन गाकर तहलका मचा दिया है। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की बाचा खान यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने ये राष्ट्रीय गान गाया था, जिसे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में छात्र गाते हुए और कुछ छात्र नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस घटना पर कई लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कार्रवाई की मांग भी की है, जबकि कुछ ने इसे सांस्कृतिक आदान प्रदान और युवाओं में एक सकारात्मक बदलाव माना है। हालांकि यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। वहीं इसके साथ आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान में अगस्त 2023 से जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की स्वास्थ्य स्थिति चिंता का विषय बन गई है। उनकी दाईं आंख में अब केवल 15% रोशनी बची है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 16 फरवरी तक विशेषज्ञ डॉक्टर उनकी आंखों की जांच करें। इस रिपोर्ट के बाद उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी, कराची, लाहौर और खैबर पख्तूनख्वा में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि प्रदर्शन इमरान खान के समर्थन में किया जाएगा। वहीं आजकल दुनिया ऐसे नए हथियार बना रही है जिनमें बम या मिसाइल की जरूरत नहीं होती। चीन ने दावा किया है कि उसने एक हाई पावर माइक्रोवेव हथियार बनाया है, जिसे इनविजिबल हंटर कहा जा रहा है। यह हथियार तेज ऊर्जा तरंगों के जरिए दुश्मन के सैटेलाइट के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को खराब कर सकता है, जिससे सैटेलाइट बंद हो सकता है। इसे स्टारलिंक किलर भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये एलन मस्क के स्टारलिंक नेटवर्क को बाधित कर सकता है। युद्ध के समय स्टारलिंक इंटरनेट कम्युनिकेशन और सेना को जानकारी देने में बहुत मदद करता है, जैसा रूस यूक्रेन युद्ध में देखा गया। चीन को डर है कि अगर ताइवान को लेकर संघर्ष हुआ तो अमेरिका स्टारलिंक के जरिए बढ़त हासिल कर सकता है, इसीलिए वो इस तरह की तकनीक पर काम कर रहा है। आसान शब्दों में कहें तो यह हथियार दुश्मन की आंख और कान यानी सैटेलाइट को बंद करने वाला सिस्टम माना जा रहा है, जिससे भविष्य के युद्ध में स्पेस की अहमियत और बढ़ सकती है। अगर ये तकनीक चीन अपने सहयोगी देशों जैसे ईरान को दे देता है या मदद करता है तो ईरान को बड़ा फायदा मिल सकता है। ईरान अमेरिकी सैटेलाइट, ड्रोन कंट्रोल, जीपीएस और सैन्य कम्युनिकेशन को तोड़ सकता है। वहीं अमेरिका के लिए ये बहुत नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि उसकी सेना काफ़ी हद तक सैटेलाइट पर ही निर्भर है। अगर सैटेलाइट बंद या कमज़ोर हो जाती है तो अमेरिका की सेना पूरी तरह से ठप हो जाएगी। जीपीएस और निगरानी सिस्टम बेकार हो जाएगा और युद्ध के समय अमेरिका की ताकत कम हो सकती है। अभी हाल ही में 6 फरवरी 2026 को मस्कट, ओमान में ईरान और अमेरिका की बातचीत हुई थी। अमेरिका ने प्रस्ताव दिया कि ईरान 3-5 साल तक संवर्धन बंद करे, 60% यूरेनियम स्टॉक सौंपे और बाद में संवर्धन को 1.5% तक सीमित रखे। बदले में अमेरिका सिर्फ हमला न करने का वादा करेगा, लेकिन प्रतिबंध नहीं हटाएगा। ईरान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि संवर्धन उसका संप्रभु अधिकार है। वो स्तर कम करने या स्टॉक पतला करने को तैयार है, लेकिन सभी प्रतिबंध हटने चाहिए। मिसाइल या प्रॉक्सी ग्रुप्स पर बातचीत से ईरान ने साफ इनकार किया है। दोनों पक्ष इसे गुड स्टार्ट कहते हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत जारी है, लेकिन अभी कोई डील नहीं बनी है और तनाव बना हुआ है। अब कहा जा रहा है कि ईरान और अमेरिका की दूसरी बैठक जेनेवा में 17 फरवरी को होने वाली है। अब देखना होगा कि इस बैठक से कोई चीजें हल होती हुई नजर आती हैं या फिर नहीं। खैर, आपको ये भी बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु तनाव 2015 के JCPOA से शुरू हुआ। 2018 में ट्रंप ने अमेरिका को समझौते से बाहर निकाला और मैक्सिमम प्रेशर नीति अपनाई। ईरान ने संवर्धन बढ़ाकर 2025 में 60% तक पहुंचाया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में अमेरिका इजराइल ने साइट पर हमला किया, लेकिन ईरान ने फिर से पुनर्निर्माण कर लिया, जिसके बाद अब ये तनाव फिर से बढ़ गया है। आपको बता दें, बांग्लादेश में अगस्त 2024 के बड़े जन विद्रोह के बाद 13 फरवरी 2026 को पहला आम चुनाव हुआ था। इस जन विद्रोह में छात्रों और आम जनता ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिरा दी थी। शेख हसीना तब से भारत में शरण ले रही थी। चुनाव के नतीजे 14 फरवरी 2026 को आए, जिसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। पार्टी ने 299 सीटों में से 212 सीटें जीती और उनके नेता तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब बीएनपी ने मांग की है कि भारत शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजे, ताकि उन्हें नवंबर 2025 में विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई मौत की सजा के
मुकदमे का सामना करना पड़े। इतना ही नहीं, बीएनपी के विदेश नीति सलाहकार हुमायूं कबीर ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने की योजना है। अब देखना होगा कि पीएम मोदी बांग्लादेश में जाते हैं या फिर नहीं, और अगर जाते हैं तो क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर तारिक रहमान से बात करेंगे या नहीं। खैर, बीएनपी की जीत को बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अभी तारिक रहमान ने अपनी जीत के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है। वहीं एप्स्टीन फाइल में अब एक और जाने माने बिजनेसमैन का नाम सामने आया है, जिसने उनके रसूख की नींव को हिला के रख दिया है। दुबई के मशहूर बिजनेसमैन सुल्तान अहमद बिन सुलाइम का साम्राज्य संकट में दिख रहा है। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में उनके नाम का खुलासा हुआ, जिसमें एप्स्टीन ने उन्हें अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम का दाहिना हाथ बताया। फाइल्स में 2009 से 2018 तक सैकड़ों ईमेल हैं, जिनमें व्यापारिक मामलों के साथ निजी और अश्लील बातचीत भी शामिल है। अमेरिकी सांसदों ने बताया कि इनमें एक टॉर्चर वीडियो का जिक्र भी था। बिन सुलाइम का नाम 4700 से ज्यादा बार आया। इस खुलासे के बाद 13 फरवरी 2026 को उन्हें डीपी वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और सीईओ पद से हटा दिया गया और उनकी प्रोफाइल कंपनी की वेबसाइट से हटा दी गई। फिलहाल उन पर कोई आधिकारिक आरोप नहीं है, लेकिन ये विवाद उनके प्रभाव को झटका दे रहा है। अब देखना होगा कि एप्स्टीन फाइल में ऐसे ही लगातार और कितने बड़े लोगों के नाम सामने आते हैं। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।